Sure. Okay. So hi everyone. This is Darshan Khare reporting live from Pune with the cameraman Darshan Khare only. ठीक है. So first and foremost thing, this is regular lecture for foundation batch for the purpose of law. एंड हम एक नई बैच यहाँ से शुरू कर रहे हैं रेगुलर लेक्चर्स की, जिसके अंदर काफ़ी सारा कंटेंट, काफ़ी सारी डिलीवरीज मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा. तो जितने भी जन ऑनलाइन है फिलहाल, गुड मॉर्निंग अंकित, गुड मॉर्निंग दिव्यांश, गुड मॉर्निंग प्रिया, गुड मॉर्निंग विनीता, हाय एवरीवन. एंड हुएवर इज सीइंग दिस लेक्चर, सबसे पहला मेरा रिक्वेस्ट है, स्टे ट्यून्ड, पूरा लेक्चर देखे बगैर कहीं मत जाना, क्योंकि लेक्चर के अंदर काफ़ी सारा कंटेंट आएगा, काफ़ी सारी चीज़ें आएगी जो मुझे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना ज़रूरी रहेगा. ठीक है. लेक्चर शुरू करने के पहले वी विल स्टार्ट. गुड मॉर्निंग अमरजीत, गुड मॉर्निंग विवांश, गुड मॉर्निंग इंटर गौड, ओके, नयन जैन, हाय एवरीबॉडी. ठीक है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, कुछ मेरे बारे में, फिर कुछ आपके बारे में, फिर हम जाएंगे सब्जेक्ट के बारे में और फिर बढ़ेंगे आगे. बिकॉज एज दिस इज द फर्स्ट लेक्चर, तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन हम क्रिएट करें, जिससे थोड़ा सा आपको भी आइडिया आए और आप थोड़े से कंफर्टेबल हो जाओ. नहीं तो ऐसा लगेगा कि ये कौन आ गया पढ़ाने में जिंदगी में, ये खुद ही तो बच्चा दिखता है, हमको और क्या पढ़ाएगा जिंदगी में. ठीक है. तो ऐसा ना हो, तो ये चीज़ के लिए सो गुड मॉर्निंग एवरीबडी, गुड मॉर्निंग नयन, गुड मॉर्निंग विजय, गुड मॉर्निंग इशिता, गुड मॉर्निंग प्रीतेश, गुड मॉर्निंग वेदांत, हाय एवरीबडी. ठीक है. अभी गुड मॉर्निंग के मैचेस जस्ट रोक दो, बिकॉज हमको कंटेंट भी कवर करना है. ठीक है. सो फर्स्ट कुछ मेरे बारे में. ठीक है. सो फर्स्ट थिंग, मेरा नाम है दर्शन खरे, दर्शन दीपक खरे, दर्शन दीपक दीप्ति खरे, यू कैन से. मॉम का भी नाम लगाना चाहिए, जैसे कुछ क्रिकेटर टी शर्ट पे मॉम का नाम लगा के चलते हैं, दैट इज गुड थिंग. शी इज ऑल्सो हैव बिल्ट योर लाइफ. सो मेरा नाम है दर्शन दीपक दीप्ति खरे एंड आई बिलोंग फ्रॉम अमरावती सिटी. अमरावती से मैं बिलोंग करता हूँ, महाराष्ट्र से. फिर मैं पूना में क्लासेस लेना शुरू किया है. मैं सीए बना है, मैंने सीए कंप्लीट किया है जून 2009 में. जून 2009 में एग्जाम था, क्योंकि तब इलेक्शंस थे. एंड आई हैव कंप्लीटेड सीएस इन दिसंबर 2010. मेरा सीएस दोनों हुआ है और मैंने बीकॉम भी किया है. सो आपने भी आई गेस बीकॉम वगैरह किया होगा. सो मैंने बीकॉम भी किया है. और फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, इसके साथ साथ मैंने नियरली 1-1.5 साल तक ऑडिट एक्सपीरियंस लिया है. कंपनी लॉ मैटर्स या लॉ मैटर्स का एक्सपीरियंस लिया है. मैंने बाकायदा जॉब किया था लॉ मैटर्स रिगार्डिंग फिनोलेक्स कंपनी, आपने शायद सुना होगा, स्पाइसर, थर्मैक्स, ये कंपनी आपने सुना होगा. तो इनके लॉ और ऑडिट मैटर्स के लिए एज अ कंसल्टेंट फ्रॉम द फर्म में वर्क करता था, एज अ ऑडिटर भी मैं वर्क करता था. तो उस जॉब का भी एक्सपीरियंस है. और नियरली मैं पिछले 6-7 साल से प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ कंसिस्टेंटली. बीच में टीचिंग के स्टार्टिंग के फेज में मैंने बंद कर दिया था, बट 6 साल से आई एम कंसिस्टेंटली डूइंग द प्रैक्टिस. ठीक है. सिर्फ कंपनी लॉ मैटर्स के लिए, वो भी सिर्फ टीचिंग को सपोर्ट करे, टीचिंग में काम आए, ऐसी प्रैक्टिस सिर्फ मैं करता हूँ. अदरवाइज मेरा मेन स्ट्रीम हॉबी तो टीचिंग ही है. 10 साल से मैं सीए फाइनल को पढ़ा रहा हूँ, फ्रॉम 10 ईयर्स नियरली. और 6 ईयर्स से मैं सीए इंटर पढ़ा रहा हूँ. और फाउंडेशन तो मैंने यू कैन से लास्ट ईयर ही शुरू किया है. तो मुझे फाउंडेशन पढ़ाने का मजा आता है बहुत ज्यादा. इट इज जस्ट अ हॉबी. मेरा ब्रेड बटर अर्निंग वगैरह मेरा फाइनल और इंटर से बहुत ज्यादा हो जाता है. बट फाउंडेशन पढ़ाना ये मेरे दिमाग में था कि हाँ, ऑल 3 लेवल्स पे मैं पढ़ाऊँ, इसलिए मैं फाउंडेशन पढ़ाना मेरा एक ड्रीम था. तो मैं फाउंडेशन पढ़ाना अभी शुरू किया है. सो आई एम वेरी हैप्पी कि बच्चों को लेक्चर्स, एटलीस्ट पिछले बैच के बच्चों के लेक्चर्स वगैरह पसंद आ रहे हैं. सो आई एम वेरी हैप्पी कि हाँ, थोड़े से उनके रिव्यूज अच्छे हैं. आप आपके सीनियर्स को पूछ सकते हो जिन्होंने मेरे लेक्चर्स देखे हैं. सो दे माइट टेल यू कि किस तरीके से पढ़ाता हूँ. मतलब ये जो आदमी जो खड़ा है आपके सामने, इसको पढ़ाते आता है क्या, ये आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है. सो दिस इज इन ब्रीफ अबाउट मी. लेट्स टॉक अबाउट यू. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग कि आप जितने भी फाउंडेशन के बच्चे हो, एक तो बहुत अर्ली जो प्रिपेयर कर रहे होंगे, माइट भी उनका एग्जाम May 21 होगा. और जो थोड़ा सा डिलेड प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो उनके लिए November 21 एग्जाम हो सकता है. कोई भी एग्जाम हो, आप दोनों के लिए लेक्चर्स देख सकते हो. फाउंडेशन लॉ में इतने ज्यादा अमेंडमेंट्स नहीं आते. सो दिस इज क्वाइट अ सिचुएशन कि भाई आप सिर्फ ये रेगुलर लेक्चर्स देखो और आपकी काफी सारी चीजें कंप्लीट हो जाए और बार बार आपको ये बैचेस करने की जरूरत ना पड़े, बिकॉज अमेंडमेंट काफी कम रहेंगे. सो ये चीज को आपने अच्छे तरीके से याद रखना है. दूसरी बात, हम जब क्लास, रेगुलर क्लास शुरू कर रहे हैं, तो क्लास शुरू करने के लिए कुछ रूल्स है. ये रूल्स आप सबको पता होने चाहिए कि दर्शन सर किस तरीके से पढ़ाते हैं. इस रूल्स को आपको याद रखना है. भले हम आप आपके घर पे बैठे हो, मैं मेरे घर पे बैठा हूं, मेरे स्टूडियो से रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, पर आप आपके यहां पे हो, मैं मेरे यहां पे हूं. तो ऐसे सिचुएशन में कुछ रूल सेट करते हैं, सो दैट स्ट्रीम लाइन में आप इस क्लास को देख पाओ. पॉइंट नंबर वन, मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि भले ये वर्चुअल लेक्चर्स है या भले ऑनलाइन लेक्चर्स है, वॉट एवर इट मे बी,
बट मुझे एक चीज ये समझ में आती है कि बंदे का सीरियसनेस बंदे के अंदर होता है। सो आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको ये लेक्चर किस तरीके से करना है। देखो मैं घर पे तो चेक करने आने वाला हूं नहीं, हालांकि मैं आ गया तो घर पे खाना खा के जाऊंगा, ये बात अलग है, ठीक है। लेकिन आप घर पे बैठे बैठे खुद चेक कर सकते हो, खुद के ऊपर चेक लगा सकते हो कि मैं एक बार लेक्चर के लिए बैठूं तो मैं पूरा लेक्चर खत्म करूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लेक्चर के लिए बैठे, बीच में मम्मी ने बुला लिया, बेटा इधर आ जा, पास के नुक्कड़ की दुकान से राशन लिया, मम्मी को बोलना ना मम्मी ना ना बिल्कुल ना, मैं पढ़ रहा हूं, मेरे को पढ़ने दो, ठीक है। हो सकता है तुम पढ़ रहे हो, लेक्चर देख रहे हो, बीच में तुम्हारे बाबू सोना पिकाचू का कॉल आ जाए, बाबू सोना पिकाचू, मेरे बाबू ने थाना थाया, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, उसका कॉल आया कट कर दो, पहली जिंदगी ये है, उसके बाद बाबू सोना पिकाचू, ठीक है। उसके बाद में आप पूरा स्ट्रेट अवे लेक्चर देखो, नॉर्मल स्पीड पे देखो तो आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आपको लेक्चर का कंटेंट समझना थोड़ा सा मुश्किल है। क्लियर है कंसेप्ट? ये चीज को आपने याद रखना। रूल नंबर 1, लेक्चर एट ए स्ट्रेच करना है। रूल नंबर 2, मैं लेक्चर चलाते वक्त सेलफोन को कोई छुएगा भी नहीं, ठीक है, कोई सेलफोन को नहीं छुएगा। वैसे आप सेलफोन पे देख रहे होंगे तो बात अलग है, लेकिन पढ़ाते वक्त अगर आप लैपटॉप पे देख रहे हो सेलफोन को कोई नहीं छुएगा, और आप सेलफोन पे देख रहे हो तो कोई दूसरा एप्लीकेशन या कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर मैं पढ़ाते वक्त किसी ने सेलफोन को छुआ तो मैं उसका सेलफोन 24 घंटे के लिए कॉन्फिस्केट कर लूंगा घर आके। याद रखना, मैं घर आके कॉन्फिस्केट कर लूंगा। जितने लोग यूट्यूब पे लाइव आते हैं ना, गूगल मेरे को पूरा डाटा भेजता है उनका कि ये रहता कहां, इसका नाम क्या है, कैसी हरकतें करता है, यहां तक कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी मेरे को नाम नंबर आ जाएगा आपके। तो अगर मेरे को समझ में आया कि मैं पढ़ाते वक्त आप सेलफोन पे लगे हुए हो, मैं आपका सेलफोन कॉन्फिस्केट कर लेगा 24 घंटे के लिए, और उसके ऊपर चैटिंग भी मैं ही करेगा, चैटिंग भी मैं करेगा। याद रखना, फिर मत बोलना सर मेरा अच्छा खासा रिलेशन चल रहा था तुमने ब्रेकअप करवा दिया। समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। इसके बाद में थर्ड रूल ना, सच में इट इज नॉट फॉर डिस्टर्बेंस, ऐसे में कभी घर पे आऊंगा नहीं, आ गया तो बहुत अच्छी बात है, बट डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। और रूल नंबर 3, आपने एक 200 पेजेस की बुक मेंटेन करके रखनी चाहिए, जिसके अंदर आपके पूरे सारे चार्ट्स, जो भी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोलता हूँ, कुछ आंसर राइटिंग टेक्निक्स बोलता हूँ, वो सब आपने वहां पे लिखना जरूरी है। सो इतने रूल्स है, आई होप सो सब इसको एग्री कर रहे होंगे, ठीक है। डेली मेरा बैच 12:15 से 1:15 बजे तक का बैच है, तो डेली एक एक घंटा हौले हौले पढ़ेंगे। मेरे को पढ़ाने का स्टेमिना काफी स्ट्रांग है, मैं 6-7 घंटे तक एट अ स्टेज पढ़ा सकता हूँ, लेकिन तुमको पढ़ने का स्टेमिना है क्या, ये भी एक मैटर है, इसलिए 1 घंटे की क्लास रहेगी। कभी अगर कुछ एक्स्ट्रा हो गया तो हम एक्स्ट्रा वाली बैच भी ले सकते हैं, ये चीज को आपने अच्छे तरीके से याद रखना। सो अगर किसी को इसके अंदर कोई क्वेरी है, ठीक है, ये क्या पुराने बैच के बच्चे आ गए क्या इसके अंदर चैटिंग में हैं नालायक लोगों? सो थैंक यू सो मच गाइस। सो आई होप सो कि सबको रूल काफी अच्छे से समझ में आ रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूं क्या नहीं। पुराने बैच के सभी नालायक लोग आ गए हैं, नालायक बच्चे हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। तुमको भी लॉ वापस से एक बार पढ़ना ऐसी इच्छा हो रही है मेरे को लगता है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आई एम सो हैप्पी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ध्यान देना, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से। आज हम शुरू करने वाले सबसे पहला लेक्चर, पर आज आपको मैं कोई कंटेंट नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको यहां तक के सिलेबस भी नहीं बताऊंगा, मैं आपको कुछ ही नहीं बताऊंगा, क्योंकि सबसे पहली चीज आज जो जरूरी है वो ये है कि आपको यह समझ में आए कि व्हाट इज लॉ। मैंने देखा है फाउंडेशन के बच्चे पूरा लॉ खत्म कर देते हैं, पर उनको यही नहीं पता होता कि लॉ क्या होता है। आप किसी भी फाउंडेशन को पूछ लो, मतलब जिसने मेरे लेक्चर शायद नहीं किए हैं उसको शायद ये डाउट होगा, पर मेरा हमेशा फर्स्ट लेक्चर सिर्फ एक ही वर्ड के ऊपर होता है, व्हाट इज लॉ, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, हाउ इट इज पास्ड, और हम उसको क्यों फॉलो करें, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। रास्ते पे आप चलते हो, ट्रैफिक सिग्नल मानते हो, सवाल है क्यों, व्हाई, क्या जरूरत है, कहां लिखा है, किसने बोला, तुम पागल हो जो माने जा रहे हो, मतलब वहां रेड दिखा तुम रुक जाते हो, वहां ऑरेंज दिखा तुम ग्रीन दिखा तो क्यों मान रहे हो, कहां लिखा तुमने ये मानना चाहिए, कहीं तुम्हारे बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा है, कहीं तुम्हारे आधार कार्ड के ऊपर लिखा है, कहीं पैन कार्ड के ऊपर लिखा है, तुम्हारे मॉम डैड ने तुमको बोला नहीं बेटा मानना बहुत जरूरी है वरना हम तुमको फटके देंगे, कहां लिखा है ये, कहीं भी तो नहीं लिखा। तुमने अगर देखा होगा तो बताओ। सो मैं चाहूंगा कमेंट्स में आप बताओ कि ये कहां लिखा है कि तुमने भैया ट्रैफिक लॉ मानना चाहिए, ये कहां लिखा है लोगों ने इनकम टैक्स पे करना चाहिए, कहां लिखा कहां है, हम पागल है जो माने जा रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि लॉ क्या है और हम इसको क्यों मान रहे हैं, तो ही जाके पढ़ने में मजा आएगा। मैं आपको पढ़ा दूंगा धड़ाधड़ 5 लॉ, मैं आपको बताऊं लिटरली 5 लॉ पढ़ाना बहुत बड़ी बात नहीं, अभी वनडे मैराथन मैंने लिया था, ठीक है, दो घंटे में अगर हम लॉ कंप्लीट करें तो भी 10 से 12 घंटे के अंदर पूरे लॉ निपट जाएंगे, सिर्फ पढ़ाने की बात है तो। लेकिन वैसा हमें करना नहीं है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी यहां से लेके फाइनल लेवल तक आपको याद रहे कि दर्शन सर ने क्या बोला था, और ये आपका बेस है बच्चों, बेस है। कभी भी कोई बिल्डिंग बांधते हैं तो बीच में गड्ढा खोदते हैं, उसके अंदर पूरी नींव डालते हैं, प्लिंथ डालते हैं, फिर उसके ऊपर बिल्डिंग बांधते हैं। तो आज हम प्लिंथ डालेंगे,
हम ये देखेंगे कि बेसिकली अपना इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करने के लिए, क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट करने के लिए बेस में दम है। बेबी को बेस पसंद ही नहीं, नालायक, बेस में दम है, ये बोल रहा हूं मैं। तो ये चीज को अच्छे तरीके से आपने याद रखना। सो हम क्यों लॉ मान रहे हैं? बिकॉज इट इज अ लॉ। ना 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 ना, ठीक है। चलो, लॉ मतलब क्या, मेरे को कमेंट्स में बताइए आपके हिसाब के से कि लॉ का मतलब क्या होता है। आपके हिसाब से लॉ मतलब क्या होगा? व्हाट इज लॉ? ठीक है, कुछ भी जो आपके मन में आंसर है आप कमेंट में डाल सकते हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप स्टूडेंट हो, गलती करना आपका हक है। मैं टीचर हूं, आपको सही राह पे लेके आना मेरा हक है, तो मैं लेके आऊंगा, पर आप गलती करो तो बेटर है। तो व्हाट इज लॉ? व्हाट डू यू थिंक? रूल्स। प्राची गावंडे बोल रही है, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग, मैं किसी का नाम मिस प्रोनाउंस कर दूं तो आई एम वेरी सॉरी। ठीक है, लेकिन किसी ने कमेंट किया है कि सर ये रूल्स है, ये कानून है। किसी ने लिखा सर कानून है, कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। चलो बहुत बढ़िया। और कोई? रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूल रेगुलेशन, सब रूल 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 लिख रहे। ओके ओके ओके, स्टॉप, आ गया आ गया, ध्यान में आ गया। सो जितने लोगों ने बोला है, प्राची, कुणाल, श्रुति, वरुण, विपुल, सबने बोला है कि सर ये रूल्स रेगुलेशंस है, इसलिए हम इसको फॉलो करते हैं। लेट मी रिफ्रेज माई क्वेश्चन। मैं मेरे क्वेश्चन को रिफ्रेज करना चाहूंगा, ठीक है, थोड़ा सा आपके समझने के लिए। मैं जब पूछता हूं व्हाट इज लॉ, आई डोंट मीन टू आस्क यू ट्रीटमेंट, ना, ना, आई डोंट मीन टू आस्क यू ट्रीटमेंट। मैं आपसे ट्रीटमेंट नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपसे सिम्टम नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपसे डिसीज पूछ रहा हूं। डिसीज जैसे कोरोना इज अ डिसीज, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट वैसे कोरोना का है नहीं, पर उसका ट्रीटमेंट है इम्यूनिटी बूस्ट करो, ठीक है, एंटीवायरल दवाइयां लो। सो कोरोना इज अ डिसीज। कोरोना के सिम्टम है बुखार आना, सांस लेने में तकलीफ होना, गले में खराश होना, ये कोरोना के सिम्टम है। मैं आपको सिम्टम नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपको ट्रीटमेंट नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं डिसीज क्या है। अब जितने लोगों ने यहां पे ये बोला है कि सर रूल्स रेगुलेशन, रूल रेगुलेशन, रूल रेगुलेशन, कानून, रूल रेगुलेशन, सबने नियरली वही आंसर दिया। मुझे एक बात समझाओ, मुझे एक बात का आंसर दो, रूल्स और रेगुलेशंस ये डिसीज है या ये ट्रीटमेंट है? बताओ मुझे कमेंट्स में कि भाई जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं ये डिसीज है या ट्रीटमेंट है? बताओ जरा कमेंट्स में। क्या लगता है आपने जो रूल्स रेगुलेशन सबने जो लिखा, जितने लोगों ने, ऑब्वियसली कोई मतलब ऑब्वियसली आपने जो सोचा है वही लिखा, उसके ऊपर कोई ऑफेंड नहीं है मेरा, पर मैं कंसेप्चुअली बॉटम लाइन पे लेके जाना चाहता हूं आपको। सो मुझे बताओ, रूल रेगुलेशन बनाना वेदर इट इज अ डिसीज और इट इज अ ट्रीटमेंट। शानदार, बहुत होशियार बच्चे हैं सब, तो मतलब वर्चुअल में भी समझ में आ रहा है, तो आई एम वेरी हैप्पी कि भैया सबने बोला कि इट इज अ ट्रीटमेंट, मतलब सबको समझ में आ रहा है कि भाई रूल रेगुलेशन लगाना है, ट्रीटमेंट है। लेट्स टेक एग्जांपल, आपके घर का एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा, 1 मिनट जाएगा पर काम अच्छा है, समझ में आएगा। पार्टी करते हो सब जन, पार्टी पार्टी, अभी तो पार्टी बाकी है, सब बोल रहे हैं सर इट इज ए ट्रीटमेंट। मतलब देखो सबको समझ में आ रहा है, वेदांत, रघुवंश, उसके बाद में माही, सब बोल रहे हैं ट्रीटमेंट है, बहुत बढ़िया, ईशिता वगैरह सब बोल रहे ट्रीटमेंट है, मतलब ये समझ में आया ट्रीटमेंट है। लेट्स टेक एक छोटा सा एग्जांपल, आपको समझ में आएगा, ठीक है, छोटा सा एग्जांपल। आप जब पार्टी करते हो तो पार्टी नॉर्मली दोपहर को तो कोई पार्टी करता है नहीं, दोपहर को कौन धूप में जाके नाचेगा, पागल लोग हैं ऑब्वियसली ना। आप पार्टी करते हो, आप शाम को पार्टी करते हो, 7-8 बजे के बाद पार्टी करते हो, 12th का रिजल्ट आया, 10th का रिजल्ट आया, पार्टी करने की इच्छा से जाते हो बाहर, आपके मॉम डैड को पूछते हो। कभी अगर आप आपके मॉम डैड को बिना पूछे 7-8 बजे, 9 बजे, 10 बजे के बाद, जो भी आपका डेडलाइन होगा घर का, उसके बाद आप बाहर रह के देखो, जब उनको थोड़ी सी चिंता हो उसके बाद, नहीं देखो मत, ऐसा मत करना, और करो तो मेरा नाम मत लेना, नालायक हो, ठीक है, मैं पहले ही बोल रहा हूं, बाहर रहो रह सकते हो लेकिन मेरा नाम मत लेना। पर अगर आप घर के बाहर थोड़ी देर ज्यादा रह जाओ ना, इमीडिएटली आप जब घर आओगे, तो आपके पेरेंट्स बोलेंगे इतनी देर बाहर कहां था? तुम बोलोगे कुछ नहीं, मैं दोस्तों के साथ घूम रहा था। पेरेंट्स बोलेंगे टाइम है दोस्तों के साथ घूमने का। हाँ, दोस्तों के साथ तो टाइम, दोस्तों के साथ तो घूमने का पप्पा कोई टाइम ही नहीं होता, कभी भी घूम लो। पप्पा देंगे कल से 7 बजे के पहले मेरे को तो घर के अंदर चाहिए। पापा ने बोल दिया। डिसीज क्या था? तुम बाहर घूम रहे थे। पर बाहर घूमना क्या तकलीफ है? हाँ, आप छोटे हो, आपने बाहर घूमना, अगर अब ऐसे आप छोटे नहीं हो, वैसे तो आप बहुत बड़े हो चुके हो, पर पापा को कहां पता। सो आप बाहर घूम रहे हो, ये डिसीज है, क्योंकि आपको रात को बाहर डैमेज हो सकता है। तो मेन थिंग इज आपको रात को बाहर डैमेज आ सकता है, इसलिए आप जब घर पे आते हो कल 7 बजे के पहले घर पे अंदर चाहिए। ये ट्रीटमेंट हो गया, ये ट्रीटमेंट हुआ, ये रूल बन गया। अब ये जो पप्पा ने बोला ना कल 7 बजे के पहले मेरे को घर के अंदर चाहिए, ये रूल लिख दिया पप्पा ने, कहीं लिखा नहीं है घर में ये, पर ये रूल बना दिया पप्पा ने। सो तुमने डिसीज क्रिएट किया,
पापा ने ट्रीटमेंट बोला। सिम्टम क्या था? पापा को तुम दिख नहीं रहे, कहां गया मेरा बेटा, कहां गई मेरी बेटी, कहां गया मेरा बेटा, कहां गई मेरी बेटी। सो तुम बाहर रहे इसे डिसीज, क्योंकि तुम्हें डैमेज हो सकता था। सिम्टम दिखा, घर पे पापा देख रहे कहां गया, कहां फोन वोन नहीं लग रहा, कहां चला गया। ट्रीटमेंट 7 बजे के पहले घर पे चाहिए। समझ में आ रहा है? डिसीज, सिम्टम, ट्रीटमेंट। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोले एक बार ये सुनो। ये चीज को आपको बड़े अच्छे तरीके से याद रखना पड़ेगा। क्लियर है कंसेप्ट? अब मैं शुरू करता हूं लॉ से। ऐसे 2-4 लॉज के एग्जांपल देखेंगे ना, दिमाग में कंसेप्ट फिट हो जाएगा कि दर्शन सर बोलना क्या चाहते हैं। ठीक है? हाँ, डाउट वगैरह है तो बिल्कुल हम डाउट वगैरह सब सॉल्व कर देंगे। जस्ट 2 मिनट के लिए थोड़ा सा वेट कर लेना। ठीक है? बड़े अच्छे तरीके से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना। सबको समझ में आ रहा है कि मुझे बताओ जरा एक बार बच्चों, सबको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? फटाफट कमेंट में बताओ। आज 5-10 सेकंड का एक स्लैग हो सकता है, पर फटाफट बताना मेरे को सबको समझ में आ रहा है क्या। हाय मनु, एवरीबॉडी हाय, हाय विपुल। बट समझ में आ रहा है क्या? दैट इज रिक्वायर्ड। चलो बहुत ही बढ़िया। अब हम स्टार्ट करते हैं, अगर सबको समझ में आ रहा है तो। अब मैं एग्जांपल्स के साथ स्टार्ट करता हूं। ठीक है? एक एक एग्जांपल लेंगे, धीरे धीरे लेंगे, होले होले लेंगे, समझ में आएगा। अब थोड़े से लॉ के हिस्ट्री से शुरू करते हैं। मैंने आपको तरीका तो बोल दिया। चलो, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं यस करके, शानदार। नेहा, मनु, नासिक कौन है? ओके, सबके नाम पढ़ना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, कंटेंट फर्स्ट, बट थैंक यू सो मच जितने लोग रिप्लाई कर रहे हैं, जानदार। ठीक है? अब शुरू करते हैं लॉ के हिस्ट्री से कि भाई लॉ पहले कहां बनाया गया था। सो सिंपल सी बात है, अगर मैं बोलूं तो इस अर्थ पे, इस धरती पे अगर कोई सबसे पुरानी सिविलाइजेशन हमें पता है तो दोज आर नॉर्मली इजिप्टिशियंस। मतलब सिविलाइजेशंस बहुत थी, मायान्स थे, एस्टिक्स थे, गॉथिक्स थे, वाइकिंग्स थे, लेकिन उसमें से सबसे एडवांस सिविलाइजेशन कोई थी जिन्होंने बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किए, दोज वर इजिप्टिशियंस। इजिप्टिशियंस पिरामिड अभी भी बरकरार है अगर आप ठीक से देखो तो। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ ना? सो अगर मैं आपको बोलूं तो लॉ ये स्टार्ट होता है 3000 बीसी से। बीसी मतलब नालायक गाली नहीं है इमीडिएटली, सर बीसी गाली दी, नालायक हरामखोर गाली नहीं है ये बीसी। ठीक है? इट इज बिफोर क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट के जन्म के 3000 साल पहले एंशियंट इजिप्टिशियन सिविलाइजेशन ने कुछ 12 बुक्स लिखे थे। उन 12 बुक्स के अंदर इजिप्टिशियन लोग किस तरीके से काम करेंगे, किस तरीके से उनके काम चलेंगे, सोशल इक्वालिटी क्या है, इंपार्शियलिटी क्या है, इसके बारे में उन्होंने रूल्स बनाए थे। तो दुनिया के पहले लॉज ये इजिप्टिशियन ने बनाए थे। इजिप्टिशियन लोग इसको ड्राफ्ट करते थे। उसके बाद अगर मैं आपको बोलूं तो उसके बाद बहुत सारे लोगों ने लॉ बनाए, और आज के डेट में इस दुनिया का सबसे बड़ा कोई लॉ है या सबसे बड़ा कोई कॉन्स्टिट्यूशन है तो मैं फक्र के साथ यह कहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तुमने भी ऐसे कॉलर टाइट कर लो, जिसके पास कॉलर नहीं होगा वो भी टाइट कर लो कॉलर। ठीक है? फक्र के साथ तुमने बोलना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये आज तक का लिखा हुआ सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है पूरी दुनिया में। दुनिया में 205 के आसपास कंट्रीज है भैया, उसमें से इंडिया इकलौती ऐसी कंट्री है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है। 444 आर्टिकल है। 444 आर्टिकल मतलब सीए वाले आर्टिकल नहीं नालायक, 444 आर्टिकल मतलब 444 क्लॉजेस लिखे हैं। यही वो कॉन्स्टिट्यूशन है जिससे आपको फ्रीडम मिलता है, फेयरनेस मिलता है, आपको आपके बेसिक राइट्स मिलते हैं, आपको ह्यूमन राइट्स मिलते हैं। यही वो कॉन्स्टिट्यूशन है। यह कॉन्स्टिट्यूशन में 444 क्लॉजेस है, 12 शेड्यूल्स है और न्यूमरस नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स है। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन आर रफली 1,17,369 वर्ड्स। ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। ये चीज को आपको समझना जरूरी है। अब अगर मैं सिंपली एक सवाल पूछूं जो मेरा पहले से था, चलो मैंने ये तो बोल दिया हिस्ट्री क्या है और सबसे बड़ा लॉ क्या है, व्हाट इज लॉ एंड व्हाई इट इज रिक्वायर्ड। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैंने आपको आपके पार्टी का बाहर जाने का एग्जांपल दिया, एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल। स्टोनेज पता है सबको? स्टोनेज पता होगा, पत्थरों का जमाना, पथरीले लोग। ठीक है? जब वो पत्थरों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे, पत्थरों से ही सब बनाते थे, पत्थरों से हथियार, पत्थरों से लोगों को मारने के लिए, पत्थरों से यू कैन से टूल, सब पत्थर का बना। दिल भी पत्थर नहीं, तब दिल पत्थर का, दिल तो पत्थर का अब है, तब तो बहुत सॉफ्ट दिल हुआ करता था। एनीवेज, स्टोनेज सब पत्थर के लोग रहते थे। तब हमारे पास कोई व्हीकल नहीं थे, तो हमारे पास 2 ही तरीके थे कहीं पे भी जाने के। एक तो खुद भागो या किसी एनिमल के ऊपर चढ़ के चले जाओ। ये 2 ही तरीके होते हैं, एक तो खुद भागो नहीं तो किसी एनिमल के ऊपर चढ़ के चले जाओ। तब हमारे पास कोई गाड़ियां वगैरह नहीं थी।
फिर धीरे धीरे, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ठीक से सुनना, धीरे धीरे सिविलाइजेशन एडवांस हुई, चक्के का इजाद हुआ, चक्के का इजाद हुआ, लोगों को समझ में आया चक्का वगैरह यूज कर सकते। फिर हमने एनिमल्स को यूज करना शुरू कर दिया, एनिमल्स को राइड करना शुरू कर दिया। अब एनिमल्स को भी खुद का दिमाग होता है, एनिमल्स भी कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं करते। आपने हार्डली कभी देखा होगा कि एक घोड़ा बम जोर जोर से भागते आया और दूसरा घोड़ा भागते आया, दोनों घोड़े भिड़ गए, अनलेस और अनटिल दे आर फाइटिंग। ऐसे कभी नहीं होता दो घोड़े भिड़ गए या दो बैलगाड़ी आई भिड़ गई, अनलेस और अनटिल इट इज रेसिंग या फिर वॉर वाला सिचुएशन है। सो बेसिकली देखा जाए तो हमने जब प्राणियों को भी भगाना शुरू किया ना, तब भी कोई रूल नहीं था। फिर हमने मोटार व्हीकल का इजाद किया, ऐसे व्हीकल्स जो हम खुद चलाएंगे, पर व्हीकल को खुद का दिमाग नहीं होता, व्हीकल दिमाग यूज करती है चलाने वाले का। अगर मैं गाड़ी चला रहा हूं तो मेरे पास दिमाग होना चाहिए कि व्हीकल कैसे चल रहा है, ठीक है। हालांकि इंडिया में लोगों के पास तो दिमाग ही नहीं होता है, बट व्हीकल चलाने के लिए आप इंडिया का ट्रैफिक देखो, कितना शांत तूफान, मतलब प्यार करने की इच्छा हो जाती है जिंदगी के अंदर। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ ना। सो हमने व्हीकल का इजाद किया, चक्के का इजाद हुआ, व्हीकल का इजाद किया, और फिर उसके बाद में लोगों ने व्हीकल कैसे के कैसे चलाना शुरू कर दिया, भाम भूम किधर के किधर भी। अब हम आज के डेट में अगर आए तो आप थोड़ा सोचो, आपके पास व्हीकल है, आई गेस नियरली आप सब 18 साल के ऊपर होंगे, 18 साल के नीचे होंगे तो आई गेस व्हीकल चलाना नहीं चाहिए। माइनर लोगों, 18 साल के जो नीचे होते हैं उन्हें हम कहते हैं नाबालिग। नाबालिग लोगों 18 साल के नीचे हो, व्हीकल चलाने नहीं चाहिए बिना लाइसेंस के। सर मेरे पास लर्निंग लाइसेंस है, तो चला बेटा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन आजकल आप व्हीकल चलाते हो, लेट्स इमेजिन, 2 मिनट के लिए इमेजिन करते हैं, सुहानी सी सैटरडे की शाम है, पैंडेमिक वाली नहीं, कोरोना वाली नहीं है, कोरोना में तो कहीं जा नहीं सकते। इमेजिन करो थोड़ी सुहानी सी सैटरडे की शाम थी, तुम घर पे बोर हो रहे थे, तुम्हारे दोस्त का फोन आया, हेलो मेरे भाई, तुम बोलते ओ बॉय हाउ आर यू बॉय, वो बोलता है आई एम फाइन बट आई एम गेटिंग बोर्ड, आई एम गेटिंग बोर्ड। तुम बोलते हो क्या हो गया भाई, वो बोलता है चल भाई घूम के आते, हरियाली देखते हैं। हरियाली, हरियाली तो समझ गए होंगे नालायक लोग हैं। तो आपके दोस्त ने आपको फोन किया, बोलता है चल भाई हरियाली देख के आते हैं। क्यों वाला हरियाली, चल देख के आते। गाड़ी निकाली और तुम जिस सिटी में रहते हो उस सिटी का सबसे हरियाली वाला एक रोड होता है। मैं बहुत सारे सिटी में तो नहीं गया हूं, पूना में एक हरियाली वाला रोड है, एफसी रोड, जहां बहुत हरियाली होती है। दिल्ली में मैंने सुना है कनॉट प्लेस, बहुत हरियाली होती है। इंदौर में मैंने सुना है 56, बहुत हरियाली होती है। ऐसे को 2-4 जगह के पता है, सभी जगह के नहीं पता। तो ऐसी एक हरियाली वाला जगह होती है जहां पे आप आपके दोस्त को लेके जाते हो। अब इमेजिन करो, तुम जिस हरियाली के जगह पे जाओगे वहां पैदल तो नहीं जाओगे, तुम शाइन मारने के लिए बाइक लेके जाओगे, बम बम बम, उसमें भी वो बाइक केटीएम की रही तो केटीएम, रॉयल एनफील्ड रही तो हार्ली डेविडसन रही तो समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। सो तुम हरियाली वाली जगह पे चले गए और बाइक लेके ब्रुम 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 ब्रुम। अब समझो तुम हरियाली वाली जगह पे गाड़ी चला रहे हो और गाड़ी तुम चलाते हो सीधी, पर तुम्हारी नजरें होती है टेढ़ी। तुम्हारी नजरें कहां होती है? टेढ़ी। समझो तुम गाड़ी चला रहे हो और तुम्हें कोई सीन दिख गया, आहा वाह 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 वाह, जिंदगी में वाह वाह वाह, मतलब गाड़ी जा रही है सीधी, नजरें जा रही है टेढ़ी, ब्रर। चलो और अच्छा सीन दिख गया, अरे बाप रे मां कसम तूफान। चलो और भारी सीन दिख गया, अरे सर गाड़ी तो मैंने ठोक देनी है, नालायक बड़े गौर से देख रहे हो। अरे मिंटू से तुम गाड़ी चला रहे हो और तुम्हारा ध्यान नहीं है, तुम्हारा ध्यान नहीं है, तो तुम गाड़ी ठोक दोगे। बोलो हाँ या ना, गाड़ी ठोकोगे नहीं ठोकोगे? इधर नहीं ठोकनी है गाड़ी, नालायक, इनको नहीं ठोकनी है, ये हरियाली है, इधर नहीं, इधर। तो तुम गाड़ी ठोक दोगे, तुम्हारे वजह से ट्रैफिक जाम हो जाएगा। हो सकता है तुम्हें कोई अच्छा सीन दिख जाए, तुम गाड़ी वही रोक के देखते बैठो, तो तुम्हारे वजह से ट्रैफिक जाम हो जाए। अब देखना, गाड़ी तुम्हारी, दिमाग तुम्हारा, चला तुम रहे हो, ठोकी तुमने, ट्रैफिक जाम तुम्हारे वजह से, गाड़ी ठोकी। अच्छा, जो लोग बहुत गौर से देख रहे हैं उनके लिए भी फोटो है और देखो गौर से, हाँ नालायक लोगों, पहले फोटो देखो, लगे या वाह वाह शानदार तूफान। अब देखो हाँ कितना मस्त फोटो है ना, यही देखना, लेट्स गो। सर तुमने गाड़ी ठोकी, गाड़ी ठोकने की वजह से क्या होता है? आदमी आईसीयू में एडमिट होता है, फर्स्ट थिंग। ट्रैफिक जाम होने से क्या होता है? सिर्फ तुम्हारा नहीं, आसपास के सभी लोगों का टाइम बर्बाद होता है। जब ऐसे बहुत सारे लोगों ने ये करना शुरू कर दिया, ट्रैफिक जाम, गाड़ी ठोकना बहुत सारे लोगों ने शुरू कर दिया, तो अल्टीमेटली हुआ क्या? गवर्नमेंट को लगा ये कुछ सही बात नहीं है, तो गवर्नमेंट ने उठा के तुम जैसे दीवानों के लिए, तुम जैसे आशिकों के लिए, तुम जैसे
हरियाली प्रेमी लोगों के लिए, तुम जैसे विटामिन ए की डिफिशियंसी वालों के लिए, विटामिन ए की डिफिशियंसी समझते हो ना, आंखों के लिए विटामिन ए बहुत जरूरी होता है, तुम जैसे विटामिन ए की डिफिशियंसी वालों के लिए गवर्नमेंट ने एक नया लॉ लाया, इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट 1988, जिसको तुम प्यार से बोलते हो ट्रैफिक कंट्रोल लॉ। ट्रैफिक कंट्रोल लॉ नाम के इंडिया में कोई चीज नहीं है, इंडिया में एक ही है, पूरा व्हीकल का और ट्रैफिक का एक ही लॉ है, इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट। ईयर है 1988 में लॉ बनाया गया था। इसी के अंदर आपके सभी ट्रैफिक साइन डिक्लेयर होते हैं, सभी ट्रैफिक साइन, एवरी गॉडडैम ट्रैफिक साइन इज डिक्लेयर्ड हियर। जो भी यू टर्न, अप यू टर्न, ऊपर वाला टर्न, नीचे वाला टर्न, जमीन के अंदर का टर्न, जमीन के बाहर का टर्न, टी टर्न, सब सब सब, बैन, स्पीड लिमिट, सब ये इसके अंदर बोला गया है। और जो आपके ट्रैफिक सिग्नल होते हैं ना, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, ये भी इसके अंदर बोले हैं। हालांकि हमारे यहां ट्रैफिक सिग्नल का मीनिंग ही अलग होता है, उन्होंने लिखा किस तरीके से और हमने लिया किस तरीके से। हमारे यहां ग्रीन का मतलब होता है लेट्स गो, ऑरेंज का मतलब बाकी देशों में होता है लेट्स स्टॉप, हमारे यहां ऑरेंज का मतलब है लेट्स गो फास्ट। ग्रीन लेट्स गो, ऑरेंज लेट्स गो फास्ट, और रेड मतलब इफ देयर इज नो मामू, मामू नहीं है, लेट्स गो। बराबर है, यही तो हमारे ट्रैफिक। नालायक लोगों, बिल्कुल गाड़ी ना चलाना जो लोग ऐसा सोचते हैं, ट्रैफिक खराब करके रख दोगे तुम। यह है इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट, जिसके अंदर ये सब चीजें लिखी गई है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो, बोलो समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना चाहिए। क्लियर है कंसेप्ट? अब देखो, डैमेज था, ठीक है, जैसे तुम पार्टी गए थे तो तुमको डैमेज हो सकता था, ये गाड़ी चला रहे इनको डैमेज हो सकता है, उसके लिए रूल बनाए गए इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट में और उसको लॉ डिक्लेयर कर दिया गया। ऐसे ही लॉ बनता है। सो मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं इन द क्रक्स, सर आप बोलना क्या, कहना क्या चाहते हो सर? तो मैं यहां ये कहना चाहता हूं, द लॉ इज नॉट मेड फॉर प्रिपरेशन सेक, लॉ इज नॉट मेड फॉर प्रिपरेशन सेक, द सिचुएशन डिमांड्स द लॉ, सिचुएशन लॉ को डिमांड करती है। कभी भी लॉ ऐसे बनाने के लिए नहीं बनाया जाता कि चलो पार्लियामेंट के पास बहुत ज्यादा समय बना देते हैं 4-5 लॉ, इसलिए नहीं, सिचुएशन को डैमेज होता है इसलिए लॉ बनाया जाता है। मतलब मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, छाती ठोक के दावे के साथ मैं ये कह सकता हूं कि आज तक का इंडिया का लॉ कभी भी नहीं बनाया होगा अनलेस और अनटिल सिचुएशन में डैमेज नहीं होगा। अगर सिचुएशन में डैमेज है तो लॉ बनाएंगे, अदरवाइज टाइम वेस्ट क्यों करेंगे? So law is not made for preparation sake. The situation demands the law. There is a history behind every law. हर लॉ के पीछे हिस्ट्री है। जैसे इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट के मैंने आपको हिस्ट्री बोला कि भैया कार आई, बस आए, तब जाके सिचुएशन हुआ। If you read the history thoroughly, it will help you to understand the law better. अगर आप हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ते हो तो लॉ आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल देना चाहूंगा जो हिस्ट्री के हैं, जो आपको समझाएंगे कि लॉ हिस्ट्री से इंस्पायर होके, सिचुएशन से इंस्पायर होके आया है, तो शायद आपको ये समझ में आएगा। अब ऐसे कौन से लॉज है जो हिस्ट्री से प्रवृत्त हुए हैं, हिस्ट्री से बाहर आए हैं, जिनको हमने ठीक से जानना चाहिए? ठीक है, ये लॉज मैं आपको समझाना चाहूंगा। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाने की कोशिश करता हूं। एक छोटा सा आपने वीडियो देखना, ये वीडियो आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। 2 मिनट के लिए मेरे को सेटिंग का मौका देना, और अभी तक जो मैंने बोला क्या वो समझ में आया तो कृपया कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, मैं आपको 1-2 मिनट का वीडियो दिखाना चाहूंगा। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल समझ में आएगा। चलो, समझ में आ रहा है सबको? ये क्लास मई 21 एंड नवंबर 21 दोनों के लिए बेटा। आई होप सबको समझ में आ रहा है। अब एक छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आ जाइए बच्चों, छोटा सा वीडियो दिखाना चाहूंगा। लेट्स गो। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आएगा। एक छोटा सा वीडियो है, जी न्यूज के एंकर ने वीडियो लिया है। वैसे मैं किसी न्यूज चैनल या पॉलिटिकल पार्टी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, पर ये वीडियो इसलिए दिखाना जरूरी है टू मेक यू अंडरस्टैंड कि भाई सिचुएशन की वजह से लॉ आया। अच्छा, किसी ने कमेंट में लिखा है सर आप तो ये समझा रहे हो कि लॉ क्यों बनाया गया। ऑफकोर्स बेटा, मैं समझा रहा हूँ लॉ क्यों बनाया गया, तभी जाके तो आप ये समझोगे कि लॉ होता क्या है। अगर आप किसी चीज के पीछे का हिस्ट्री और रीजन ही नहीं जानते कि क्यों बनाया जाता है, तो आप कैसे समझोगे कि वो चीज क्या है।
ठीक है, और लॉ में तो बहुत ज्यादा जरूरी है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं समझा के जरूर जाऊंगा आपको, ठीक है, डोंट वरी। सो मैं यहां पे शुरू कर रहा हूं, बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे से, आपको वीडियो दिखाना जरूरी है। लेट्स मैनेज द साउंड। थोड़ा टेक्निकल हेलो डिफिकल्टी होगा, थोड़ा सा एडजस्ट करना आपके इसको थोड़ा। भोपाल में औद्योगिक आतंकवाद की सबसे बड़ी घटना हुई थी। इस औद्योगिक आतंकवाद में न तो हथियार चले थे और न ही किसी का खून बहा था, लेकिन फिर भी भोपाल की सड़कों पर लाशों के ढेर बिछ गए थे। अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड का कारखाना उस रात एक मर्डर करने वाली मशीन में बदल गया था। आज यूनियन कार्बाइड का वीरान कारखाना औद्योगिक आतंकवाद का सबसे बड़ा सबूत बनकर भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों का मजाक उड़ा रहा है। हजारों लोगों का कातिल यूनियन कार्बाइड का चेयरमैन वॉरेन एंडरसन भ्रष्ट राजनेताओं और अफसरों की मदद से लचर कानून व्यवस्था का फायदा उठाकर पहले भोपाल से भागा, भोपाल से गया, फिर भारत से। ओके, नाउ दिस वीडियो इज अबाउट व्हाट। आपने शायद सुना होगा भोपाल गैस ट्रेजेडी, ठीक है। वॉल्यूम थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, मैंने वही बोला बेटा, आपके सेलफोन से थोड़ा सा वॉल्यूम इधर उधर एडजस्ट करना, सिर्फ 2 मिनट की बात है, क्योंकि बेसिक क्या हुआ था ये मैं एक्सप्लेन कर दूं, फिर थोड़ी देर वीडियो देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। सिचुएशन था कि 1983 में देयर वाज अ भोपाल गैस ट्रेजेडी करके एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी ऑकर हुआ था फॉर द पर्पज ऑफ कि एक कंपनी थी यूनियन कार्बाइड कंपनी, जो केमिकल प्लांट मेंटेन कर रही थी, केमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, और उसका जो ओनर था वॉरेन एंडरसन। नॉर्मली आप जब केमिकल कंपनी बनाते हो या केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाते हो तो आपको स्टोरेज एरियाज को बहुत सिक्योर रखना पड़ता है, क्योंकि वहां पे कोई डैमेज ना हो। पर कुछ हादसे की वजह से भोपाल में ये जो केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, इसका स्टोरेज लीक हो गया और मिथिल आइसोसाइनाइड नाम का एक जो सब्सटेंस था वो हवा में रिलीज हो गया भोपाल के शैंटी लोकेशंस में, और रातों रात 3000 लोग मर गए। रातों रात मतलब भोपाल के उस शैंटी लोकेशंस के 3000 लोग रातों रात मर गए। तो जो एंडरसन था, जैसे ही इसको पता चला, वो इंडिया से भाग के इंडिया से निकला और यूएस में भाग गया, यूएस में फरार हो गया। तो दिस न्यूज इज अबाउट दैट, मतलब आपको समझ में आएगा कि इस न्यूज का सबसे बड़ा सिचुएशन क्या क्रिएट होता है। सो आपको देखना है वीडियो, अगर देखना है तो मैं कंटिन्यू करता हूं, अदरवाइज मैं थोड़ा सम अप करके इमीडिएटली अगले कंटेंट पे जाऊंगा। अगर देखना है तो बताइए मुझे, थोड़ा सा वॉल्यूम एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। 2-3 दिसंबर में ये हुआ था, राइट, बराबर है। सो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। यस, रिपोर्ट्स के बाद पता चलता है कि ऑब्वियसली डेथ टोल काफी हाई था, ठीक है। सो 2 मिनट के लिए हम वीडियो देखेंगे, ज्यादा देर भी नहीं, मतलब जिसको नहीं देखना उसका कोई टेंशन नहीं, बट इसके कुछ कंसेप्ट आपको समझ में आने चाहिए जो बहुत जरूरी है। रेडी? इस और आखिर में वो दुनिया पर लाश आज से ठीक 32 साल पहले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में औद्योगिक आतंकवाद की सबसे बड़ी घटना हुई थी। इस औद्योगिक थे और न ही किसी का खून बहा था, लेकिन फिर भी भोपाल की सड़कों पर लाशों के ढेर बिछ गए थे। अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड का कारखाना उस रात एक मर्डर करने वाली मशीन में बदल गया था। आज यूनियन कार्बाइड का वीरान कारखाना औद्योगिक आतंकवाद का सबसे बड़ा सबूत बनकर भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों का मजाक उड़ा रहा है। हजारों लोगों का कातिल यूनियन कार्बाइड का चेयरमैन वॉरेन एंडरसन, जो मैं बोल रहा था, वॉरेन एंडरसन पर्सन जो भोपाल का वो उस कंपनी का जो ओनर था उसके बारे में बोल रहे हैं, वो भाग गया लिटरली। होल्ड। यूनियन कार्बाइड का कारखाना उस रात एक मर्डर करने वाली मशीन में बदल गया था। आज यूनियन कार्बाइड का वीरान कारखाना औद्योगिक आतंकवाद का सबसे बड़ा सबूत बनकर भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों का मजाक उड़ा रहा है। हजारों लोगों का कातिल यूनियन कार्बाइड का चेयरमैन वॉरेन एंडरसन
भ्रष्ट राजनेताओं और अफसरों की मदद से लचर कानून व्यवस्था का फायदा उठाकर पहले भोपाल से भागा, भोपाल से गया, फिर भारत से और आखिर में वो दुनिया से भी चला गया, लेकिन हम उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाए और हमारा कानून और हमारे राजनेता उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। इस रात भोपाल की हवा में घुला जहर अब उतना खतरनाक नहीं है, लेकिन 32 साल बाद भोपाल की चौथी पीढ़ी भी इस औद्योगिक आतंकवाद के नतीजे भुगत रही है। मतलब ये बहुत ड्रास्टिक, अब मैं बस इतना ही दिखाना था। सिंपली इनका कहना क्या है, जो न्यूज रिपोर्टर है, और वो ऐसा नहीं है कि न्यूज रिपोर्टर पैसे वगैरह खिला के इनसे करवाया गया है, क्योंकि ये न्यूज अभी अभी आया था 1983 का, अगर भोपाल गैस का ट्रेजेडी है, और वो अगर न्यूज अभी पब्लिश कर रहे हैं, क्योंकि वो भोपाल गैस का ट्रेजेडी का एनिवर्सरी था और समथिंग वो सेम डे था 2-3 दिसंबर का, तब ये न्यूज आया था। सो अगर वो सेम न्यूज पब्लिश कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इसमें पैसे वैसे खिलाने का कोई सीन नहीं है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को इसको कोई एडवांटेज नहीं है। तो नॉर्मली मैं आपको वही न्यूज दिखा रहा हूं जिसके अंदर अडल्ट्रेशन या मटिलेशन के चांसेस काफी कम है। क्यों ये न्यूज दिखाया गया, आई विल टेल यू। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इन 2-3 दिसंबर को ये जो हादसा हुआ था मध्य प्रदेश के शांति लोकेशंस में, इस यूनियन कार्बाइड कंपनी के इस भोपाल गैस ट्रेजेडी में 5 लाख लोगों से ज्यादा लोग इसके चपेट में आए हैं। मतलब अगर मैं बोलूं तो उस रात ही 3000 के आसपास लोग मर गए। वहां से लेके अभी तक टेंटेटिवली अगर हम ये बोले तो नियरली हम ऐसा कह सकते हैं कि भैया 4000 के आसपास डेथ हुई है, और परमानेंटली डिसेबल लोग नियरली 40,000 के आसपास परमानेंटली डिसेबल लोग हैं, और वो भी ये न्यूज चैनल के रिव्यूज है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं जो नहीं मिले। और एडिशनली अगर मैं आपको बोलूं तो 8000 वहां उस वक्त ही 4000 मर गए थे, अभी तक 8000 लोग मर गए हैं, और 5 लाख से ज्यादा लोग इसके चपेट में आए हैं। मतलब इस गैस लीक की वजह से आप ऐसा कह सकते हो कि 4 जनरेशन तक के इस गैस के इफेक्ट दिख रहे हैं। और जो ओनर था वॉरेन एंडरसन, वो इंडिया से भागा भागा 2014 में उसकी मौत हुई यूएस में कैलिफोर्निया में, और उसके तरफ से इंडियन गवर्नमेंट को 700 करोड़ रुपए का कंपेंसेशन वसूलना था, जो इंडियन गवर्नमेंट वसूल नहीं पाई। अब आपको मैं बताऊं, देखो हादसा किस दिन हुआ था, हादसे का डेट देखो 2-3 दिसंबर 1984, और जो लॉ बनाया गया है, मैं आपको जो एग्जांपल दे रहा था ना कि देखो लॉ किस दिन का है, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है क्योंकि ये हिस्ट्री से बनाया जाता है। तो जो बच्चों लॉ बनाया गया है, ये लॉ आप देखोगे तो बनाया गया है भोपाल गैस लीक डिजास्टर प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम एक्ट 1985। मतलब ऑब्वियसली डैमेज पहले हुआ, सिचुएशन पहले आई, बाद में लॉ बनाया गया। तो आप ऐसा कोई लॉ नहीं देखोगे जो पहले बनाया गया बाद में सिचुएशन आई। ऑब्वियसली इंसान को समझेगा कैसे लॉ बनाना है, इंसान को समझेगा लॉ बनाना है तब जब ऑलरेडी डैमेज कर चुका हो, जब डैमेज दिखता हो तो हम सोचेंगे कि लॉ बनाना है, अदरवाइज हम लॉ क्यों बनाएंगे। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ कि सिचुएशन लॉ, ये बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है लॉ बनाने का। और उन्होंने देखो लॉ का नाम भी क्या रखा है, प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम। प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम मतलब हादसा हो गया, अब जिन लोगों को कंपेंसेशन देने हैं, जिन लोगों को क्लेम देने हैं, उनको किस तरीके से हम गवर्न करेंगे, ये यहां पे बोला गया है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। तो ये चीज बहुत बढ़िया तरीके से बच्चों आपको समझना जरूरी है कि लॉ कैसे आता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, डाउरी प्रोहिबिशन। डाउरी सुना होगा, डाउरी हुंडा, बारातियों का स्वागत तो पान पराग से ही किया जाए, ठीक है। आजकल डाउरी ये बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है। तो ये चीज को भी आपने याद रखना चाहिए। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में बनाया गया, हुंडा बंदी, डाउरी बंदी। तो ये बनाया गया 1961 में, दहेज बंदी। पर मुझे एक बात बता, डाउरी क्या 1960 में या फिर 1961 के बाद हुआ था? डाउरी तो राजा महाराजाओं के जमाने से चलता रहा। आपने मूवी देखे होंगे जोधा अकबर, बाहुबली, उसके अंदर तो आपने देखा होगा कितना बड़ा डाउरी देते हैं। कंसेप्ट समझ में आया एकदम, हाथी घोड़े पालकी सब भेज देते हैं लड़की के साथ में। तो ये डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में बनाया गया था, पर डाउरी तो सालों से चलता रहा है, मतलब सिचुएशन पहले था, लॉ बाद में बना। चलो और क्लासिक एग्जांपल देता हूं, द बेस्ट वन, ठीक है। फोटो देखा है, बोलो बोलो, फोटो देखा? देखा है तो जरूर मुझे जरा सा नाम बता दो, ये कौन है, तो मेरे को समझ में भी आए कि आपने न्यूज देखे हैं या नहीं देखे हैं, ठीक है। बताओ बताओ जल्दी, नाम बताओ मेरे को सब, आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग। कसाब, कुत्ता, शानदार, जबरदस्त, ठीक है। अगर आपने ठीक से देखा होगा कसाब, सबको पता होगा ये कसाब है करके, ठीक है। सब एवरीवन नोज दिस इज द कसाब, राइट एवरीबॉडी, यस नो। चलो बहुत बढ़िया। कसाब को हैंग टिल डेथ का सजा मिला था, हैंग टिल डेथ का। आपको यकीन नहीं होगा, कसाब ने नियरली 200-300 लोगों को रेलवे स्टेशन पे मार दिया। एडिशनली कितनों को मारा वो भी एक डाटा है। और इसको जब हैंग टिल डेथ की बात चल रही थी तो ह्यूमन राइट्स वाले इसके साथ में आ गए थे।
कि नहीं इट इज एंटी ह्यूमन, इसको अच्छा खाना दो, बिरयानी खिलाओ, ये काम चल रहा था वहां पे ह्यूमन राइट्स वालों की वजह से। मेरी तो इच्छा हो गई थी भैया इसके साथ में उनको भी चढ़ा दो, ठीक है, एक ही बार का निपटारा हो जाए। तो सबको शायद पता होगा कि ये कसाब है। क्लियर है कंसेप्ट? जेठालाल कहां से आया? नालायक आदमी, जेठालाल है क्या ये? ठीक है, जैन जेठालाल है क्या? आगे सो कसाब। अब इसको हैंग टिल डेथ हुआ था, साथ में संजू बाबा के ऊपर की केस चला था, अभी तो मूवी भी आई थी। संजय दत्त जी को आर्म्स एक्ट के अंदर कॉन्विक्ट किया गया। संजय दत्त जी को जब पूछा कि आपके पास AK-47 और ग्रेनेड क्यों आए, तो उन्होंने बोला कि मैंने मेरे प्रोटेक्शन के लिए AK-47 और ग्रेनेड रखे थे। मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती, आपने आपके प्रोटेक्शन के लिए AK-47 रखी, क्यों रिवॉल्वर नहीं मिलती, लाइसेंस रिवॉल्वर नहीं मिलती? और आप तो सेलिब्रिटी थे, एज अ सेलिब्रिटी स्टेटस तो आपको बहुत जल्दी रिवॉल्वर लाइसेंस रिवॉल्वर मिलना चाहिए था। आपके डैड सेलिब्रिटी है, उनको भी रिवॉल्वर मिलना चाहिए। नहीं, मेरे प्रोटेक्शन के लिए मैंने AK-47 रखी। कल मैं बोलूंगा मेरे प्रोटेक्शन के लिए मैंने रॉकेट लॉन्चर रखा है, कि भाई मेरे को धोखा लगा, मैंने फायर कर दिया, बूम, 2-5-50 घर उजाड़, क्या ये चलेगा? मेरे प्रोटेक्शन के लिए मैंने मिसाइल खरीद के रख लिया है, पैसा मेरे पास में, एक मस्त मिसाइल ले लिया 100-200 करोड़ का, और मेरे घर का जो कंपाउंड है उसके ऊपर लगा के रख दिया। किसी ने भी मेरे से पंगा लिया, प्रोटेक्शन। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? क्या ये जायज है? नहीं। एनीवेज, जो उनके साथ हुआ वो बात अलग है। पर आप देख सकते हो इनको जिन लॉ में पनिशमेंट मिलना चाहिए था या मिला, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2000 कौन सा है बोले एक बार? 2। आपको यकीन नहीं होगा, इंडिया में पहले टेररिज्म का एक लॉ था, दैट इज 1985 वाला, जिसका नाम था टाड़ा लगा ऐसा कहा जाता था, दैट इज टेररिज्म एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज एक्ट, जिसके अंदर संजय दत्त को पहले कॉन्विक्शन में लाया गया था। लेकिन यह लॉ बहुत कमजोर था, जिस वजह से टेररिस्ट के प्रति हम बहुत सीवियर पनिशमेंट नहीं दे सकते थे। तो ये लॉ तब से अमेंड करने की बात चल रही थी, चलो इसको अमेंड करो, पर पार्लियामेंट वालों के पास समय नहीं था करप्शन से, ठीक है, करप्शन से कुछ समय निकलेगा तो लॉ बनाएंगे ना, पार्लियामेंट वालों के पास कोई समय नहीं था भैया, तो उन्होंने 1985 से लेके टाड़ा चेंज ही नहीं किया। 2001 में जब पार्लियामेंट के ऊपर हमला हुआ, जब पार्लियामेंट पे हमला हुआ, जहां ये सब लोग बैठते हैं, वहां जब हमला हुआ तो इन सब की फटके हाथ में आ गई, ठीक है, अरे बाप रे ये तो यहां पहुंच गए, अब नया लॉ बनाना पड़ेगा। 2001 में पार्लियामेंट के ऊपर हमला हुआ, और देखिए लॉ का ईयर कौन सा है? द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002। क्यों 2002 ही क्यों? उसके पहले 2000 में नहीं बन सकता था? 1999 में बन सकता? वैसे भी तो टाडा आपने 1995 तक के रखा था, उसके बाद तो नए लॉ का आपने ड्राफ्ट बनाना शुरू कर दिया था। नहीं, बोले हमारे पास नहीं पहुंचे, अभी हमारे पास पहुंच गए, यहां बम फोड़ दिया हमारे बाजू में नीचे, तो हम बनाएंगे नया लॉ, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002। सिचुएशन डिमांड्स द लॉ भाई, बाकी लोग मरे, इनको कोई लेन देन नहीं है, ठीक है, कौन सी सरकार, मेरे को उससे भी कोई लेन देन नहीं, ना मैं बीजेपी का रखता हूं, ना कांग्रेस का, किसी भी पार्टी को, ये सब मिलकर अपने को पागल बना रहे हैं। ये डायलॉग तो तुमने सुना होगा, कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? तो दिस इज अ प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म। ये क्यों बनाया गया 2002 में? क्योंकि 2001 में पार्लियामेंट पे हमला हुआ था, जिसके अंदर इफ आई एम नॉट रॉन्ग याकूब मेनन, ठीक है, उसको उसी चक्कर में घसीटा गया था। अफजल गुरु, याकूब मेनन, आपने शायद सुना होगा इनके बारे में। तो दिस इज प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्टिविटी 2002। सो मैंने आपको अभी इतने एग्जाम्पल दे दिए जस्ट ये समझने के लिए कि भाई पहले लॉ आता है, पहले सिचुएशन आता है, फिर लॉ आता है। सिचुएशन डिमांड्स द लॉ, और इसीलिए वो लॉ बनाया जाता है। तो अब सुनो लॉ क्या है, ठीक है, अभी मैंने बोला लॉ क्यों आया, मैंने आपको क्या पूछा था, लॉ क्या है, तो अब सुनो लॉ क्या है। लॉ ये वो ट्रीटमेंट है, लॉ सिम्टम नहीं है, लॉ डिसीज नहीं है, लॉ ये वो ट्रीटमेंट है जो हुए हुए डिसीज को खत्म करे और आगे वापस आने से रोके। इट इज अ ट्रीटमेंट एज वेल एज इट इज अ वैक्सीन which cures the existing damages and takes a precaution that no other damage shall occur in the future. ये है लॉ। लॉ का मतलब है कि जो डैमेज चल रहा है हम उसे बंद करेंगे और फ्यूचर में कोई डैमेज होने नहीं देंगे, हम इसको लॉ कहते हैं। सो ये चीज को आपने याद रखना, कोई भी लॉ आप इसके बाद देखो तो आपको समझ में आना चाहिए कि पहले इसने डैमेज रोका है और आगे, पहले इसने डैमेज खत्म किया है और अब आगे आने से रोक रहा है। कोई भी लॉ उठा के देख लो, एनी गॉडडैम लॉ आप बोलो, इसको हम लॉ कहते हैं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? जोर से बोलो ऐसा नो। सो मैं आपको बोलना चाहूंगा, ठीक है, कि आप 1-2 सेंटेंस आपके नोटबुक में अभी रिकॉर्ड करके रखो। पहला सेंटेंस है ये वाला, ठीक है, ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके नीचे हम लॉस के नाम लिखेंगे। कोई दिक्कत है तो मुझे पूछ सकते हो, मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा। गो फॉर इट फास्ट।
शानदार। आपको समझ में आ रहा है क्या? कमेंट में कृपया प्लीज मुझे बताइएगा। यही न्यू बैच है। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सभी लेक्चर यहाँ आएंगे क्या? नहीं बेटा, कुछ स्टार्टिंग के डेमो लेक्चर्स यहाँ पे आएंगे, ठीक है। उसके बाद में फिर आई गेस आपको करंट सर एडवाइस करेंगे कुछ तरीके से आगे आपको चलना है। कार 98 नालायक विनायक, मैं 12:15 बजे स्टार्ट करता हूं लेक्चर लेना। ये रेगुलर लेक्चर्स है बेटा, ये फास्ट ट्रैक भी नहीं है, ये कोई मैराथन भी नहीं है। दीज आर वेरी रेगुलर लेक्चर्स जो May 21 एंड November 21 के लिए है। पूरा सिलेबस होगा, पर यहां होगा क्या दैट इज नॉट श्योर। पूरा सिलेबस यहां हम कुछ पहले डेमो लेक्चर्स ले रहे हैं। लॉ का पेंडिंग मैराथन भाव्या, अभी तो टाइम है आपको, अभी और एग्जाम पोस्टपोन हो गई, बीच में ले लेंगे अपना कंपनीज, और ये भी बाकी है सिर्फ ओनली LLP, तो बाकी तो 3 चैप्टर हो गए मेन। यही न्यू बैच है बेटा लोकेश्वरा, ठीक है। कुछ लेक्चर्स हम यहाँ पे ले रहे हैं यूट्यूब पे, बचे हुए आपको इनक्रिप्टेड मिलेंगे। हाँ, लॉ के रेगुलर लेक्चर्स मैं ही लेने वाला हूं अमन। चलो डन। ये सेंटेंस लिख लिया सबने, नोट कर लिया? नोटबुक में नोट करना जरूरी है, टाइम पास ना करना। मैं जितना बोल रहा हूँ टेक इट एज रेगुलर लेक्चर, सब नोट करके रखना, बार बार लेक्चर देखने की जरूरत ना पड़े, नोटबुक में ही सब होना चाहिए। अब ये सेंटेंस आपने लिख लिया होगा सबने, आई होप हो गया सबका। आज से ही रेगुलर लेक्चर शुरू हुए बेटा। चलो, ये सेंटेंस आपका लिखना हो गया होगा। तो इसके बाद में आपने ये लॉ के सिर्फ नाम लिखना है, पूरा थीसिस नहीं लिखना है, सिर्फ लॉ का नाम लिखना है, सो दैट एग्जांपल आपको समझ में आए, और कभी पूछा तो आप एग्जांपल भी कोट पर हुआ, ठीक है। भोपाल गैस लीक डिजास्टर प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम एक्ट, ये लिखना है आपको पहला नाम। पहला नाम लिख लिया सबने? चलो बहुत बढ़िया। इसके बाद आपको डाउरी वाला नाम लिखना है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। चलो डन। वेलकम बेटा, वेलकम सो मच, थैंक यू सो मच एंड वेलकम भी। नेक्स्ट वन, द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्टिविटी, ये तीसरा। ये सब नाम लिखने हैं, मतलब आपको नाम पढ़ के याद आ जाए कि सर ने बोला क्या था, ठीक है। हाँ, पूरा फाउंडेशन सिलेबस का लॉ का क्लास सिर्फ मैं लूंगा, BC और BC का मैं लेने वाला, वो करंट सर लेंगे। डन एवरीबॉडी? ये सुनो, सो 3 लॉज के हम नाम लिख लिए। अब मैं जरा आगे जाना चाहूंगा, अब हम एक स्टेप ऊपर बढ़ेंगे, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया लॉ क्या होता है, एक स्टेप ऊपर जाएंगे, छोटा सा कंसेप्ट है, आज ही कंप्लीट हो जाएगा, तो थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। क्वेरी वापस पोस्ट करना बेटा नरेंद्र, ठीक है। लेट्स गो। सो नेक्स्ट सवाल मुझे आता है कि ऐसे कितने फैक्टर्स है जिसके ऊपर लॉ बनाया जाता है, ऐसे कितने फैक्टर जिसके ऊपर लॉ बेस्ड होता है, ठीक है, जिसके ऊपर लॉ डिपेंड होता है। तो मैं यहां पे बोलना चाहूंगा कि लॉ बनाने के लिए कितने फैक्टर्स जरूरी है, ये भी आपको कोई नहीं बोलने वाला, मतलब फाइनल तक के बच्चा आ जाता है और उसको पता नहीं रहता कि ये इतने फैक्टर्स है। लॉ बनाने के लिए किसी भी लॉ के, पूरे दुनिया के किसी भी लॉ को बनाने के 4 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। 4 फैक्टर्स, सिर्फ 4 फैक्टर्स। सबसे पहला सेफ्टी, कि भैया सिचुएशन को सेव करो, भोपाल गैस ट्रेजेडी से लोगों को सेव करो, आने वाले भोपाल गैस ट्रेजेडी से या भोपाल गैस ट्रेजेडी जैसी ट्रेजेडी से लोगों को सेव करो। सो फर्स्ट थिंग इज सेफ्टी। दूसरा, सेफ्टी फ्रॉम व्हाट? सेफ्टी फ्रॉम व्हाट? टेररिज्म, सेफ्टी फ्रॉम डैमेजेस, बॉम्ब ब्लास्ट, ठीक है। सेकंड, दैट इज बेनिफिट, मतलब अगर आपको सेफ्टी मिले तो आपको बेनिफिट भी मिलना चाहिए, लॉ से बेनिफिट भी मिलना चाहिए, और बहुत सारे लोगों को मिलता है बेनिफिट। जैसे एक एग्जांपल हम ले, इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट लोगों से पैसा वसूलता है, लोगों से पैसे लेता है, इनकम के ऊपर टैक्स लगता है। आप जब कमाना शुरू करोगे आपको भी इनकम टैक्स लगेगा, आपकी भी फटके हाथ में आ जाएगी टैक्स पे करते करते, मेरी तो आ ही रही है, ठीक है। सो इनकम टैक्स जब आप पे करोगे तो इनकम टैक्स का सबसे पहला पोर्शन आपको पता है कहां जाता है? इंडियन डिफेंस सर्विसेज के लिए। ये जो हमारे आर्मी पर्सनल्स होते हैं उनकी सैलरीज, या आर्मी के लिए, नेवी एयरफोर्स के लिए लगने वाले इक्विपमेंट्स, इनके लिए लगने वाली गन, इनके लगने वाले शिप, एरोप्लेन्स, ये कहां से आते हैं? या आपने मैंने पे किए हुए टैक्स से आते हैं।
पर अगर डिफेंस से पैसा बच जाए तो वो आप ही के बेनिफिट के लिए यूज होगा। आपका बेनिफिट एयरपोर्ट बनाने के लिए, रेलवेज बनाने के लिए, बस सर्विसेज, रोड्स, ब्रिजेस, डैम्स बनाने के लिए। आप मुझे एक बात बताओ, अगर एयरपोर्ट, रेलवे और बस सर्विसेज नहीं होते थे तो कल के डेट में हर बंदे को खुद का एक प्लेन लेके घूमना पड़ता था, खुद का कार लेके घूमना पड़ता था। चलो तुम कार तो खुद की ले लो, पर रोड कौन बनाएगा? ये तो गवर्नमेंट सबके लिए एक रोड बना के रखता है, आपसे पैसे लेके। तो पहला पैसा गवर्नमेंट ने कहां लगाया? डिफेंस, दैट इज सेफ्टी। फिर बचा हुआ पैसा कहां लगाया? बाकी चीजों में, सोशल चीजों में जो बेनिफिट देके जाएगी। सो दो चीजें लॉ के लिए बहुत जरूरी है। जोर से बोलना, मन के मन में, जहां पे भी बैठे हो, मेरे को सुनाई दे रहा है अभी, बोलो सेफ्टी। जोर से ना बोला, तुमको तुम्हारे एक्स की कसम, ठीक है? जोर से बोलो सेफ्टी। हां, अब सुनाई दिया सेफ्टी। दूसरा बोलो बेनिफिट, जोर से बोलो। घर वाले देख रहे हैं, आ जाए क्या हो गया देखो, तो भी चलेगा, जोर से बोलो सेफ्टी। और दूसरा बोलो बेनिफिट। जय माता दी नहीं, नालायक, जय माता दी बोल रहे हैं। जोर से बोलो सेफ्टी, जोर से बोलो बेनिफिट। जोर से बोलो जय माता दी नहीं। सो जोर से बोलो सेफ्टी एंड जोर से बोलो बेनिफिट। कंसेप्ट समझ में? ये दो मेन। और आपको पता है हर लॉ में सेफ्टी और बेनिफिट लिखना जरूरी होता है। सेफ्टी एंड बेनिफिट आर रिटर्न थिंग्स इन एवरी लॉ। दीज आर रिटर्न थिंग्स इन एवरी लॉ। हर लॉ में सेफ्टी और बेनिफिट लिखना जरूरी है। पर दो चीजें अज्यूम्ड भी है। दो कौन सी? नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। आपको सेफ्टी मिले, आपको बेनिफिट मिले आपके कॉस्ट पे, किसी और के कॉस्ट पे आपको सेफ्टी बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। ये आपके ही कॉस्ट पे आपको सेफ्टी या बेनिफिट मिलना चाहिए। फॉर एग्जांपल, तुम चोरी करके आए, अबे चोरी करके आए, तुमको बेनिफिट हुआ पर कॉस्ट तो किसी और को लग गई, तो पुलिस पीछे पड़ेगी, जरूर पड़ेगी, डंडे मारेगी, किधर मारेगी नहीं पता, पर मारेगी जरूर, ठीक है? और लेडी पुलिस पड़ेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है एक सांड जैसा काला कलूटा जबरदस्त वाला आदमी पड़ जाए आपके पीछे, बम धोए आपको। सो नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर। आपकी सेफ्टी, आपका बेनिफिट आपके कॉस्ट पे। और सबसे आखिरी आता है इथिक्स। चल, मैं आपको नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर और इथिक्स का एक छोटा छोटा एग्जांपल देता हूं समझने के लिए, ठीक है? बड़े अच्छे तरीके से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना, तब जाके आपको समझ में आएगा, ठीक है? सेफ्टी बेनिफिट दोनों समझ में आए, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर। लेट्स टेक एग्जांपल नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर का। अब तुम सीए क्यों कर रहे हो? फाउंडेशन में आए हो, नवे नवे, ताजे ताजे, कोरे करकरीत, गरम गरम, बोलो हाँ है ना? सो आप नए नए, ताजे ताजे, कोरे करकरीत, गरम गरम फाउंडेशन में आए हो, तो मैं आपको अभी पूछ लूं, सीए क्यों करना चाहते हो? व्हाई यू वांट टू डू सीए? सीए क्यों करना चाहते हो? तो जो भी सीए करता है ना लड़का, उसका एक कहना होता है, सर मैं सीए इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरा ड्रीम है कि मेरा एक छोटा सा बंगला हो। छोटा सा बंगला। वाह, कितना छोटा है? मतलब कितना छोटा? सर एटलीस्ट 17-18 बीएचके। 17-18 बीएचके? पागल सर, हर रोज अलग अलग रूम में सोऊंगा। नालायक, कैसी हरकत है? नहीं, बोले अकेला। बोला ठीक है। तो हर सीए करने वाला बंदा बोलता है मेरा एक छोटा सा बंगला हो, मेरी एक छोटी सी गाड़ी हो, और एक सुंदर सी समझ तो गए होंगे तुम, है ना? सो हर सीए करने वाला लड़का, छोटा सा बंगला, छोटी सी गाड़ी, सुंदर सी लड़की, उसका ड्रीम है। चलो तुम सीए बन गए, मेरी दुआ है फर्स्ट अटेम्प्ट में धाड़ 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 सीए बन जाओ, 3 लेवल खाड़ खाड़ खाड़, सीए डन। तुम्हारे नाम के सामने लग जाए सीए, और जैसे ही तुम सीए बन जाओ, तुम करोड़ों में कमाओ, करोड़ों में, लाखों में क्या, लाखों स्मॉल थिंग, करोड़ों में कमाओ। और तुम करोड़ों में कमाना भी चलो शुरू कर दिए। थैंक यू बोलो मेरे को सब जन, थैंक यू बोलो, सीए बना रहा हूं, अभी बना रहा हूं, थैंक यू बोलो, ठीक है? बोलो नजर ना लगे, थैंक यू। सो तुमने एक छोटा सा बंगला लिया, लिटरली 17-18 बीएचके बोला था, 30-40 बीएचके ले लिया, छोटा सा बंगला। तुम उस बंगले में रहने भी लगे ताकत से, और तुमने एक गाड़ी, कार तो चाहिए ना, तो तुमने एक लिटरली छोटी सी गाड़ी ली, नैनो। करोड़ों में कमाया, घर लिया नैनो। सर नैनो क्यों? बहुत अच्छी गाड़ी है नैनो, कितनी भी ठोको, कितनी भी ठोको, सिर्फ 1.5 लाख का खर्चा। पूरी गाड़ी ठोक दो तो भी 1.5 लाख का खर्चा। और गाड़ी सीखने के लिए इससे बेटर कार क्या होगी? नैनो पे सीखो, 1.5 लाख का खर्चा, ठोको, ठीक है? सो तुमने कार खरीदी नैनो, नैनो खरीदी चिली रेड कलर की, एकदम ये वाले रेड कलर की, इतना रेड कि 4 सिग्नल दूर से दिख जाए। और तुम बोले मेरे को ड्राइविंग नहीं आता, क्या होता? आज तो मैं शोरूम फोड़ के नैनो बाहर निकालूंगा। तुमने शोरूम से फुल नैनो के एक्सीलेटर पे पैर डालो, शोरूम फोड़ के तुमने नैनो बाहर निकाल दी ताकत से। तुम आ गए रोड पे नैनो लेके, चिरी रेड कलर की नैनो, खिड़कियां खोल दी, ड्राइविंग आती नहीं थी फिर भी कैसे तुम भी चला रहे हो, फुल स्पीड में नैनो भगा रहे हो ताकत से। अब नैनो की फुल स्पीड मतलब 60-70 जो भी हो, पर फुल स्पीड में नैनो भगा रहे हो।
सामने तुम गए, नैनो चला रहे हो, ड्रंग 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 ड्रंग, सामने तुम्हें दिखा रेड सिग्नल, तुम बोले सिग्नल का और गाड़ी का कलर मैच कर रहा है, वाह रेड रेड, ये साइन है कि मैंने आज सिग्नल नहीं फॉलो करना चाहिए, आज दिन मेरा, गाड़ी मेरी, सिग्नल मेरा, सब मेरा, मैं सिग्नल फॉलो नहीं करूंगा। और तुमने सिग्नल तोड़ दिया, तुमने सिग्नल तोड़ दिया और बीच चौराहे पे जाके ठोक दी नैनो BMW 7 सीरीज को। BMW 7 सीरीज को तुमने नैनो ठोक दी, नालायक। BMW 7 सीरीज नैनो, बम। आपको पता है, मैंने सर्च किया, आप भी करना, BMW 7 सीरीज का टायर, सिर्फ टायर विथ इट्स एक्सेल, जो उसके अंदर फिट होता है एक्सेल, इसका टोटल कॉस्ट जाता है 1,75,000 रुपीज ओनली, 1,75,000 रुपीज ओनली। और आपकी नैनो का प्राइस क्या था? 1,50,000 रुपए। तो उस टायर और एक्सेल में पूरी की पूरी नैनो आ जाएगी। आपने गाड़ी ठोक दी, आपने बोला ये क्या कर दिया मैंने, आप गाड़ी के अंदर बैठे रहे, BMW वाला आदमी बाहर आ गया, BMW वाले ने बोला है बाहर निकल, तुम अंदर से ही बोले नहीं ना, और बाहर निकल, तो उसने तुमको खिड़की से खींच के बाहर निकाला। तुम बोले क्या हो गया? उसने बोला क्या बीच चौराहे में गाड़ी ठोक दी, तुम्हारा सिग्नल रेड है, तुमने गलत किया है। तुम बोलते हो गाड़ी का सिग्नल का कलर मैच कर रहा था, तो उसने सिग्नल का कलर मैच करेगा, कुछ भी करोगे जिंदगी के अंदर। हाँ, तुम बोले जाने दो भैया, बोले जाने वाने मत दो, 5 लाख रुपए दे। तुमने बोला क्या? वो बोले 5 लाख रुपए दे। बोला है, बोले 5 लाख रुपए दे। तुमने बोला भैया गाड़ी रख लो, ये लो नैनो गिफ्ट, आज ही नहीं खरीदी है, रख लो, खुश रहो जिंदगी में, मैं जा रहा, टाटा बाय बाय। गाड़ी देना फर्क पड़ जाएगा? बोलो हाँ या ना। अब मुझे एक बात बताओ, चलो वो गाड़ी वाड़ी देना बात की बात, पर थोड़ा सोच के, तुमने कार खरीदी, तुम्हारी कार, तुमने सीट बेल्ट पहना नहीं पहना, तुम्हारी सेफ्टी, तुमको गाड़ी में हवा लग रही थी, तुम्हारा बेनिफिट, तुमने सिग्नल फॉलो नहीं किया और तुमने मजे मजे लेने के लिए, सिर्फ मजे लेने के लिए BMW 7 सीरीज को गाड़ी ठोक दी, तुम्हारे बेनिफिट के लिए। खामियाजा किसको लगा? BMW 7 सीरीज। तो ये कॉस्ट किसी और को जा सकती है क्या? नहीं, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर। सेफ्टी बेनिफिट तुम्हारा, मजा तुमको आ रहा था ना, कॉस्ट भी तुम दोगे, 2-5 लाख रुपए BMW वाले को। इसलिए लॉ है, यही लॉ है, इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट भी आपको यही बोलेगा कि 5 लाख रुपए दो BMW वाले को। इसको हम लॉ कहते हैं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। सो सेफ्टी बेनिफिट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर। और सबसे आखिरी जो एलिमेंट आता है दैट इज इथिक्स, दैट इज इथिक्स। अब ये इथिक्स वाला एलिमेंट क्या है, इसको थोड़ा मुझे एक्सप्लेन करने के लिए समय लगेगा, ठीक है? तो आज हम इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आज मैंने सिर्फ 4 पैरामीटर बोल दिए, सेफ्टी, बेनिफिट, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर एंड इथिक्स। ये 4 एलिमेंट याद रखना। सब जन जाने के पहले कृपया करके हाथ जोड़ के बोलता हूँ, कमेंट करके चाहिए 4 एलिमेंट का, कौन कौन सा? सेफ्टी, बेनिफिट, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर, इथिक्स। फटाफट कमेंट कर दीजिए, फटाफट, ठीक है? तो मैं लेक्चर छोड़ दूँ आज का, 1 घंटे का लेक्चर, 12:15 से 1:15 बजे का लेक्चर है, तो आज का अपन यहाँ क्लोज करेंगे, क्योंकि इथिक्स समझाने गया समय लग जाएगा। तो सिर्फ बता दीजिए सेफ्टी, बेनिफिट, नॉट और नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर इथिक्स। साथ में मुझे ये भी बताइए आपको लेक्चर कैसा लगा, ठीक है? समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि पहली बार स्टूडियो से फाउंडेशन पढ़ा रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता कि मैं टीवी से बात कर रहा हूँ, दीवारों से बात कर रहा हूँ, माइक से, कैमरा से बात कर रहा हूँ। सो प्लीज बताइएगा आपको लेक्चर कैसा लगा, ठीक है? फटाफट फटाफट सब जन लिखेंगे। तुमको तुम्हारे एक्स की कसम, याद रखना था, एक्स की कसम तुमको तुम्हारे। और पसंद आया तो प्लीज लाइक करके जाइए, मतलब आने वाले लोगों को भी लाइक पर से समझ में आएगा कि लेक्चर देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए। चलो, शानदार लेक्चर कैसा लगा जरूर बताइएगा। जबरदस्त, जिंदाबाद। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच, ठीक है? 4 एलिमेंट को आज हम यहाँ पे रख रहे हैं, ओपी ओपी ओपी, जबरदस्त। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ठीक है? थैंक यू सो मच। और हम वापस से कल मिलेंगे 12:15 बजे। कल बचा हुआ हम एथिक्स से आगे का डिस्कशन कैरी करेंगे। फिलहाल ये 4 एलिमेंट आपने याद रखने हैं, कल हम यहीं से शुरू करेंगे। सो आज के लिए हम इतना काफी करते हैं। देश दर्शन खरे, साइनिंग आउट, गुड डे, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। कल लेक्चर में वापस मिलेंगे, ठीक है? जो मैंने रूल्स बताए याद रखना, 200 पेजेस की बुक रेडी रखना, ठीक है? थैंक यू सो मच, गुड डे, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।